हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी यू। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे कोशिका चैप्टर को। हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 देख लिया, ये हमारा पार्ट 3 है और इस पार्ट 3 के साथ ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोशिका बायो के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं वो कोशिका चैप्टर पढ़ते हैं। ये सबसे फंडामेंटल चैप्टर है बायो का, बोल सकते हो। यानी कि बायो आप पढ़ ही नहीं सकते बिना इस चैप्टर का। बिना इस चैप्टर के बायो आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम लोग कोशिका को पढ़ते हैं, उसके बाद ही कोई दूसरा चैप्टर हम लोग बायो में पढ़ते हैं। तो क्लास 9 के अंदर पहला चैप्टर बायो का कोशिका है और ये पार्ट 3 है। इसके साथ ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 5 का जो दूसरा टॉपिक है और इस दूसरे टॉपिक का जो 5वां सब टॉपिक है वो हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। कोशिका अंगक को हम लोग देखेंगे, उसके बाद कोशिका विभाजन को हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर 5 चल रहा है। चैप्टर 5 का जो दूसरा टॉपिक है, इसका पहला सब टॉपिक था कोशिका झिल्ली, जो हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसके बाद जो दूसरा सब टॉपिक था वो था कोशिका भित्ति, जो हम लोगों ने कवर कर लिया है। जो तीसरा टॉपिक था वो हमारा केंद्रक था, जो हम लोगों ने कवर कर लिया है। जो चौथा सब टॉपिक था वो था कोशिका द्रव, जो हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं ये हम लोगों ने पार्ट 1 में हम लोगों ने कोशिका झिल्ली को कवर किया। बाकी के ये 3 सब टॉपिक्स हम लोगों ने पार्ट 2 में कवर किया। अब जो हमारा 5वां सब टॉपिक है वो है कोशिका अंगक। कोशिका अंगक यानी कोशिका के भीतर जो कोशिका के विशिष्ट घटक होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जिसे हम लोग कोशिकांग बोलते हैं, उन सारे को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। ठीक है, उन सारे को बारी बारी से कवर करेंगे। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। हर कोशिका के पास कोशिका झिल्ली होती है। हर कोशिका के पास कोशिका झिल्ली होती है। कोई भी ऐसी कोशिका नहीं है जिसके पास कोशिका झिल्ली नहीं होती है। ये कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। तो हम जानते हैं ये चीज। ये कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली के भीतर कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक होता है ना, केंद्रक होता है और बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। तो कोशिका झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। भाई, कोशिका के जो अपने अंग है जिसे हम लोग कोशिकांग बोलते हैं, वो बाहर के पर्यावरण से अलग रहे। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके। देखिए, जो बड़ी और जटिल कोशिकाएं होती है, जिसमें कि वो सारी कोशिकाएं भी शामिल हैं जो बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, इनको भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है। यानी ऐसे रिएक्शंस की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है जिसमें कुछ चीजें टूटती हैं, कुछ चीजें बनती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस आप बोल सकते हो। मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर, सेल के अंदर चलने वाली वो रिएक्शंस जिसमें कुछ चीजें टूटती हैं, कुछ चीजें बनती हैं, इन्हीं के बारे में की जा रही है। तो चाहे बड़ी कोशिकाएं हो, जटिल कोशिकाएं, सबके अंदर जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। ये जरूरी है, आवश्यक है, जिससे कि भी जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके। रिएक्शंस जरूरी है ताकि वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सके और जो भी फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म कर सके। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती है। ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। भाई, विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को देखो, कोशिका के अंदर जो है बहुत सारे कोशिकांग हैं, सबका अपना अपना काम है ना, सबका अपना अपना काम है। वही चीज आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती है। अलग अलग काम के लिए जो है अलग अलग कोशिकांग होते हैं और झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग केवल यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ही देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग काम है। भाई, उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो अलग प्रकार की होने वाली है।
उसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर अलग होने वाली है, गोल्जी काय है उसके अंदर अलग होने वाली है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर जो रिएक्शंस होते हैं वो अलग टाइप की होगी, वो अलग होने वाली है। यही चीज आपसे कहा गया है यहाँ पर। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। तो झिल्ली युक्त संरचनाएं जो होती है, अलग अलग प्रकार की झिल्ली युक्त संरचनाएं होती है, यानी कि अलग अलग प्रकार के कोशिकांग होते हैं जिनका काम अलग अलग है, जिनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो अलग अलग है। ये सारे एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो ये एक ऐसा गुण है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जिसे आप साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे, इसके लिए बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होता है और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है ये सबसे बेस्ट है। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण है। भाई कौन कौन से कोशिकांग होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर? तो यहां पर ध्यान से देखो आप, जो कोशिका झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली है जिसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जिसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी देखने को मिलता है और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी देखने को मिलता है, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली तो सारी कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद कोशिका द्रव्य जो है सारे कोशिका के अंदर देखने को मिलेंगे। कोशिका भित्ति कुछ कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में एब्सेंट होती है, पादप कोशिकाओं में होती है, कवक कोशिकाओं में होती है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है बैक्टीरियल सेल उसमें भी होती है। ये जंतु कोशिका है इसलिए यहां पर कोशिका भित्ति को नहीं दिखाया गया है। उसके बाद ये राइबोसोम, तो ये 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये तीनों जो है आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने को मिलेंगे। ये जंतु कोशिका है जो कि अपने आप में यूकैरियोटिक कोशिका होती है, तो इसके अंदर आपको जो है झिल्ली युक्त संरचनाएं देखने को मिलेगी। जैसे केंद्रक, वास्तविक केंद्रक होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसके अलावा अंतर्द्रव्यी जालिका कोशिकांग है, झिल्ली युक्त कोशिकांग है, वो पाई जाती है। ये 2 प्रकार की होती है, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। उसके बाद लाइसोसोम झिल्ली युक्त संरचना है, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली युक्त संरचना है, राइट, गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त संरचना है। तो ये सारे झिल्ली युक्त संरचनाएं जो है ये एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जंतु कोशिका में देखो एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग तारक केंद्र कहते हैं, अंग्रेजी में इसे सेंट्रियोल कहते हैं। ये केवल प्लांट सेल में, माफ करिएगा, केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में ही ये पाया जाता है। पादप कोशिका में ये अनुपस्थित होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जब आप पादप कोशिका देखेंगे ना उसमें तारक केंद्र आपको नजर नहीं आएगा। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट आपको नजर आएगा, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्योंकि पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। ये जो प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड, ये केवल पादप कोशिका में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लास्टिड का एक टाइप है, यहाँ पर मेंशन नहीं है क्योंकि ये जंतु कोशिका है, समझे आप। और ये तारक केंद्र आप याद रखेंगे केवल जंतु कोशिका में ही देखने को मिलता है, पादप कोशिका में देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे गोल्जी उपकरण के बारे में, अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में, लाइसोसोम के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कोशिकांग में जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो है अंतर्द्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क होता है। यहां पर देखो आपको केंद्रक दिखाया गया है, ये केंद्रक झिल्ली है, 2-2 झिल्लियां होती है अगर आपको याद हो तो, और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं अगर आपको याद हो तो, आपने पढ़ा था। इसी छिद्र के माध्यम से कोशिका द्रव्य से पदार्थ केंद्रक में आता है और इसी छिद्र से जो है केंद्रक से पदार्थ जो है कोशिका द्रव्य में जाता है। यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है इसी छिद्र से होता है। और केंद्रक से लगी हुई होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक से लगी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो पूरी संरचना आप देख रहे हो, ये जो पूरा आपको एक तंत्र दिख रहा है, जाल दिख रहा है, यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है।
ये झिल्ली युक्त संरचना है ना, झिल्ली युक्त संरचना है, झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो कि एब्सेंट होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। यहां पर देखो तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ट्यूब जैसी संरचना है ये, है ना, ये नलिकाकार है, ट्यूब जैसी संरचना है। ये गोल या आयताकार थैलों की तरह भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन से कोशिका में है। कोशिका के काम के अनुसार जो है संरचना में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। एकदम से डिट्टो जो है, जैसे मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हर कोशिका में एग्जैक्ट सेम टू सेम होंगे ऐसा नहीं होता है। कोशिका का काम क्या है, जिस भी कोशिका में है उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है, उसके अनुसार थोड़ा बहुत जो है स्ट्रक्चर में चेंज हमें देखने को मिलता है। तो लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। इसमें तो साफ साफ आपको दिख रहा है ना, लॉन्ग ट्यूब आपको दिख रहा है। अंतर्द्रव्यी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। जैसे प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका जिसे हम लोग शॉर्ट में RER कहेंगे, और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका जिसे हम लोग शॉर्ट में SER कहेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER एंड RER। RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं, राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ क्यों दिखाई पड़ती है, तो आप यहां पर देखो, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पर राइबोसोम्स चिपके हुए हैं। राइबोसोम्स जो चिपके हुए हैं इसके कारण से ये माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो हमें रफ रफ दिखाई पड़ते हैं, खुरदरी दिखाई पड़ती है। खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स चिपके होते हैं, इसीलिए। जहां पर राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए हैं यहां पर ये एकदम से चिकनी दिखाई पड़ रही है, तो इसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, शॉर्ट में SER बोलेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों दिखाई पड़ती है, क्योंकि उससे राइबोसोम्स चिपके होते हैं। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, इसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, इसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। तो जहां भी राइबोसोम है ना वहां पर समझो कि प्रोटीन बनेगा, क्योंकि राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए हैं, यानी कि ये जो RER है यहां पर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, यहां पर प्रोटीन बनेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए हैं तो यहां पर प्रोटीन नहीं बनेगा, ये लिपिड बनाने के लिए उत्तरदायी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लिपिड का निर्माण होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि राइबोसोम्स है इसके पास, यानी प्रोटीन फैक्ट्री जो है इसी के साथ है। तो प्रोटीन फैक्ट्री ही जब इसके पास है तो ये प्रोटीन बनाती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। आई थिंक यहां पर मिस्टेक है क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। मेरे ख्याल से यहां पर गोल्जी काई होना चाहिए, मेरे ख्याल से यहां पर गोल्जी काई होना चाहिए। देखो होता यह है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने प्रोटीन बनाया, जो ये प्रोटीन बनाता है उस प्रोटीन को भेज दिया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, गोल्जी काई में। गोल्जी काई क्या करता है, इस प्रोटीन को पैक कर देता है। थोड़ा बहुत अगर मॉडिफिकेशन करना हो, रूपांतरण करना हो तो वो करेगा, और उसके बाद इसको पैक कर देगा। पैक करने के बाद कोशिका के जिस भी भाग में, कोशिका के भीतर ही जिस भी भाग में भेजना है वहां पर भेज दिया जाएगा इसको। मान लीजिए कोशिका के बाहर अगर भेजना है तो बाहर भेज दिया जाएगा एक्सोसाइटोसिस के जरिए, राइट। आई थिंक यहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए, यहां पर ER दिया हुआ है, पता नहीं मिस्टेक है, मुझे तो लगता है ये मिस्टेक ही है। क्योंकि यहां पर देखो ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन तैयार करता है उसको आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही बात कर रहे हैं, और उसी के द्वारा आई थिंक गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है यहां पर होना चाहिए था। खैर मैंने आपको समझा दिया, जो प्रोटीन यहां पर बनेगा, जो लिपिड यहां पर बनेगा उसको भेज दिया जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है इस लिपिड को, इस प्रोटीन को अगर मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन कर दो, उसके बाद इसको पैकेट में बंद कर दो, है ना।
पुटिका बना करके पुटिका में डाल दो और जहां भेजना है वहां भेज दो, कोशिका के भीतर ही जहां भेजना है वहां भेज दो, या फिर कोशिका के बाहर भेजना है तो कोशिका के बाहर भेज दो। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मदद से होता है। देखो केंद्रक से लगी हुई ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और इससे लगा हुआ गोल्जिकाई होता है। केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जिकाई ये सब आसपास ही होते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा अथवा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती है क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स नहीं है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कोशिका के कामों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है लिपिड और प्रोटीन। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। देखो लिपिड और प्रोटीन से कोशिका का जो बनना होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग झिल्ली जीवात जनन बोलते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। हम जानते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रोटीन बनाने का काम करती है। यहां पर प्रोटीन बनता है और यहां पर लिपिड बनता है। तो कोशिका झिल्ली के लिए लिपिड जो चाहिए यहां से मिल जाएगा, प्रोटीन जो चाहिए यहां से मिल जाएगा। सारे लिपिड सारे प्रोटीन यहां से नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन और कुछ लिपिड जो है यहां से मिल जाते हैं। और कोशिका झिल्ली जो बनती है इसे हम लोग झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। हम जानते हैं जो एंजाइम्स होते हैं मेनली प्रोटीन्स होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ये जो प्रोटीन है यहां से एंजाइम बनेगा और कुछ हार्मोन भी प्रोटीन से बनते हैं तो हार्मोन बन जाएगा। कुछ हार्मोन लिपिड से बनते हैं तो इस लिपिड से हार्मोन बन जाएगा, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये सब जो होते हैं लिपिड से बनते हैं। तो इस लिपिड से हार्मोन बनेगा। ये जो प्रोटीन आया इससे एंजाइम बनेगा, हार्मोन बनेगा। यही चीज आपसे कहा गया है। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। अलग अलग कोशिका में हो सकता है ऐसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अलग टाइप से दिखे हमें, लेकिन यह बात पक्की है कि जालिका तंत्र का निर्माण करती है। ऐसे जाल के रूप में आपको दिखाई पड़ेगी जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो मैंने आपसे कहा है कि एकदम से एग्जैक्ट सेम टू सेम हो हर कोशिका में, हर कोशिकांग, ऐसा नहीं होता है। कोशिका के काम के अनुसार थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन और उनकी संख्या में परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है। कोशिका के काम के अनुसार कोशिकांग की संरचना में थोड़ा बहुत चेंज और कोशिकांग की संख्या में हमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों मेनली प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कई सारे कार्य हैं, कई सारे काम हैं, जिसमें से एक काम क्या है, कोशिका द्रव्य के अलग अलग क्षेत्रों के बीच और कोशिका द्रव्य के अलग अलग क्षेत्रों और केंद्रक के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना, ट्यूब के रूप में कार्य करना। ठीक है, ट्यूब के रूप में कार्य करना। ये कोशिका झिल्ली, यहाँ कोशिका द्रव्य है, यहाँ केंद्रक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये कोशिका के अलग अलग क्षेत्रों में, साथ में कोशिका द्रव्य के अलग अलग क्षेत्रों में और कोशिका द्रव्य के अलग अलग क्षेत्रों और इस केंद्रक के बीच में पदार्थों का जो परिवहन होता है उसके लिए एक ट्यूब की भांति जो है कार्य करती है ना। परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है और ये पदार्थ मेनली प्रोटीन होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्यीय ढांचे का कार्य भी करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं, बायोकेमिकल एक्टिविटी, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस ही है, यानी सेल के अंदर होने वाली रिएक्शंस के लिए कोशिका द्रव्यीय ढांचे का कार्य भी करती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कुछ केमिकल रिएक्शंस जो कोशिका के अंदर चलती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होती है। एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं कि यकृत की कोशिकाओं में SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं
जंतु के अंदर जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं उसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसका एक काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। कोई जहर है, कोई दवा है, उसमें अगर कोई जहरीलापन है यानी कि टॉक्सिसिटी है तो उसको खत्म करने का काम ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। लेकिन यकृत की जो कोशिका होती है ना उसके अंदर जिन कोशिकाओं का मेन योगदान है प्रोटीन बनाने में, जिन कोशिकाओं का मेन रोल है प्रोटीन बनाना, मुख्य कार्य है प्रोटीन बनाना, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो ये RER है यहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होगा। तो कोशिका का काम क्या है उसके हिसाब से जो कोशिकांग है उसकी संरचना में थोड़ा बहुत हमें चेंज देखने को मिल सकता है और उनकी संख्या में भी हमें चेंज देखने को मिल सकता है। पेशी कोशिका, उसको ऊर्जा ज्यादा चाहिए होती है, ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उसमें अधिक होती है। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, तो जो कोशिकाएं जो है फोटोसिंथेसिस करती है उसमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है। यकृत कोशिकाओं में जो है डिटॉक्सिफिकेशन करने काम ये SER करती है। जो हम दवा खाते हैं या फिर कोई पॉइजन है हमारे बॉडी के अंदर तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये SER रिस्पॉन्सिबल होती है। अब जो अगला कोशिकांग है हमारा वो है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण, इसे हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। ये आपको दिखाया गया ना, ये कुंडिका है, ये कुंडिका है, ठीक है, ये कुंडिका है, ये कुंडिका है, एक दूसरे के समानांतर है और झिल्ली युक्त संरचना है। याद रखिएगा, झिल्ली युक्त संरचना है, चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है। ये जो चपटी पुटिका है इसे हम लोग कुंडिका बोलते हैं। इसका पूरा एक नेटवर्क है और ये कुंडिका एक दूसरे के समानांतर रूप में सजी रहती है, ठीक है। इसका पता, गोल्जी उपकरण का पता जो है सबसे पहले कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने लगाया था, ये याद रखिएगा। इन झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से होता है और इसीलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। मैंने आपसे कहा केंद्रक है, केंद्रक के जस्ट बाहर केंद्रक से लगा हुआ बोल सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगा हुआ गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। इन झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से होता है और इसीलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। यानी कोशिका के अंदर जो एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन, कोशिका के अंदर एक जो कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन नेटवर्क होता है उसका दूसरा भाग बनाती है। यानी कोशिका के अंदर जो भी मेम्ब्रेन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें तो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरा यहाँ पर क्या है, ये गोल्जी उपकरण है। मेम्ब्रेन का जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसमें कुछ पार्ट किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है और कुछ पार्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है। यही चीज आपसे यहां पर कहा गया है। तो यहां पर संरचना से संबंधित जो है बातें आपको यहां पर बताई गई है। ये सिस्टर्ने है जिसे हिंदी में यहां पर कुंडिका कहा गया है और ये बीच का जो आप स्थान देख रहे हो इसे ल्यूमेन कहा जाता है। एक चीज यहां पर देखो, आप कुछ दिखाया गया है इस संरचना में। यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने देखा जो SER है उसका काम है लिपिड को बनाना, ठीक, और जो RER है इसका काम है प्रोटीन को बनाना। लिपिड को ये जो ER बनाती है, प्रोटीन को जो ER बनाती है, इसको भेज दिया जाता है इस गोल्जी एपरेटस में, गोल्जी काई में। ऐसे भेज दिया, देखो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ये लिपिड है, ऐसे वेसिकल में लिपिड होता है, ऐसे ही वेसिकल में यानी एक पैकेट थैला पुटिका बोल सकते हो आप, इसमें प्रोटीन है, इसको भेज दिया जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। ये बना कहाँ, ये बना है ER में। ये जो सिस फेस दिखाया गया यहां से जो है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो है, यानी ये जो थैला है जिसमें लिपिड है प्रोटीन है, इसको भेज दिया जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इसका क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। कुछ अगर चेंज वगैरह करना है तो उसको चेंज कर दिया जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। मान लीजिए लिपिड है, इसमें हमें इसमें शुगर को ऐड करना है, शर्करा जोड़ना है तो शर्करा जोड़ दिया जाएगा, शर्करा जोड़ करके रूपांतरित कर दिया जाएगा। प्रोटीन है, इसमें अगर शर्करा जोड़ना है तो उसको जोड़ करके इसका रूपांतरण कर दिया जाएगा। उसके बाद
यहां से जो है रूपांतरण के बाद ये सारे पदार्थ निकलेंगे वापस से एक पैकेट में बंद होकर के। लेकिन इस बार जो पैकेट में बंद हुआ उस पैकेट में जो प्रोटीन है, लिपिड है, वो रूपांतरित है। रूपांतरित करने का काम इस गोल्जी एपरेटस ने किया है। वापस से पैकेट में बंद करके भेजा जाएगा। तो ये है न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल। ये वेसिकल देखो, यानी वो थैला का निर्माण जो है यहाँ पर होता हुआ आपको दिखाया गया है, जिसमें ये मॉडिफाइड लिपिड और ये मॉडिफाइड प्रोटीन होंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐसे वेसिकल बन जाता है। ये सिक्रेटरी वेसिकल है, यानी ये वो वेसिकल है जो जाएंगे कहाँ पर, जहां पर इस लिपिड और प्रोटीन को जाना है। कोशिका द्रव के भीतर ही अगर इसको भेजना है तो ये वहां पर चला जाएगा, ये जो वेसिकल है। या फिर कोशिका द्रव से बाहर अगर भेजना है, यानी कोशिका से बाहर अगर भेजना है, तो एक्सोसाइटोसिस के जरिए जो है इसको कोशिका से बाहर भेज दिया जाएगा। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन काम देखो क्या होता है। मॉडिफिकेशन का इसका काम होता है, मॉडिफिकेशन का इसका काम होता है, स्टोरेज का काम होता है, और इसका काम होता है पैकेजिंग का, है ना, पैकेजिंग का काम होता है। ये मेनली 3 काम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पदार्थ बनते हैं उसे गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। यही चीज मैंने आपको यहां पर समझाया, ये पूरा। और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। ये देखो भेजने के लिए तैयार हो गया है, ये भेजने के लिए तैयार है। कोशिका के अंदर जहां भेजना है वहां भेज दो, कोशिका के बाहर अगर भेजना है तो कोशिका के बाहर भेज दो। इसमें क्या है, मॉडिफाइड लिपिड है, मॉडिफाइड प्रोटीन है, रूपांतरित वो पदार्थ है जिसे ईआर ने बनाया था। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन। जो ये पुटिका है, वेसाइकल है, इसमें पदार्थों का संचयन, रूपांतरण, मॉडिफिकेशन तथा बंद करना, पैकेजिंग। तो स्टोरेज हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया और पैकेजिंग हो गया, जो मैंने आपको यहां पर बताया। मॉडिफिकेशन हो गया, स्टोरेज हो गया और पैकेजिंग हो गया। ये सारे काम हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जब ये जो गोल्जी उपकरण है, ये जो गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये क्या भाई करता है, जो सिंपल शुगर होता है, साधारण शक्कर जो होता है, यानी कि साधारण शर्करा, जो सिंपल शुगर होता है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कॉम्प्लेक्स शुगर में। भाई शर्करा जो है साधारण भी हो सकती है और जटिल भी हो सकती है। तो कुछ परिस्थितियों में जो है समान शर्करा को जटिल शर्करा में या शक्कर में कन्वर्ट करने का काम ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम का भी बनाया जाता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखो लाइसोसोम के अंदर ना बहुत ही खतरनाक एंजाइम्स भरे होते हैं। लाइसोसोम के अंदर जो है बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है और फिर उस एंजाइम को पैकेट में पैक करने का काम किसका है, इस गोल्जी एपरेटस का है ना। बंद करने का काम किसका, इस गोल्जी एपरेटस का है। तो जो कहा जा रहा है लाइसोसोम उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो लाइसोसोम में जो एंजाइम है उसको पैक करने का काम जो है ये गोल्जी उपकरण करता है, जो कि एंजाइम बनाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। यहां पर कैमिलो गोल्जी के जीवन के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी है वो सब मैं आपको यहां पर बताते रहा हूं। कैमिलो गोल्जी मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी थे एक अस्पताल में ये मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर थे। अस्पताल में एक किचन था, उस किचन को इन्होंने अपना प्रयोगशाला बना रखा था। उसी किचन में ये एक्सपेरिमेंट करते थे तंत्रिका तंत्र के ऊपर। तंत्रिका तंत्र की जो संरचना होती है उसके ऊपर इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया था कि 1906 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तंत्रिका तंत्र की संरचना के ऊपर इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि 1906 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। इन्होंने ना ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज की थी। ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज इन्होंने की थी। आपसे पूछा जाएगा कि ब्लैक रिएक्शन
जो एक मेथड है कोशिका के संरचनाओं को अभिरंगित करने का या फिर तंत्रिका के संरचना को अभिरंगित करने का, उसकी खोज किसने की थी? तो आप बोलेंगे कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी का संबंध ब्लैक रिएक्शन से है। अब ये ब्लैक रिएक्शन क्या है? देखो, ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा पहली बार कैमिलो गोल्जी ने कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित किया था। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम माइक्रोस्कोप में कोशिका की संरचना को देखते हैं तो हमें साफ साफ चीजें दिखती नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल को डाल देते हैं जिसके बाद जो है कोशिका की जो अलग अलग संरचनाएं होती है वो कलरफुल हो जाती है, रंगीन हो जाती है और हमें साफ साफ दिखाई पड़ती है। आपको याद होगा प्याज की झिल्ली को लेकर के जो हम लोगों ने स्लाइड बनाया था पार्ट 2 में, उसमें सेफ्रामाइन डाला गया था। तो सेफ्रामाइन का भी काम क्या था? अभिरंगित करने का काम था। उसके बाद मेथिलीन ब्लू को डाला गया था, गाल की कोशिका को निकाल करके जो स्लाइड बनाया गया था वहां भी उसका काम क्या था? अभिरंगित करने का काम था। ऐसे ही ब्लैक रिएक्शन जो है ये एक तरीका है, एक मेथड है कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने का। तंत्रिका और कोशिका संरचनाओं को, यानी तंत्रिका के संरचनाओं को कोशिका के संरचनाओं को अभिरंगित करने का काम है, टेक्निक है ब्लैक रिएक्शन। यहां पर इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था। ब्लैक रिएक्शन में किस केमिकल का इस्तेमाल किया गया था? सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का इस्तेमाल किया गया था। किसने इस रिएक्शन की खोज की थी? कैमिलो गोल्जी ने खोज की थी। क्या काम होता है इसका, ब्लैक रिएक्शन का? तो तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने का काम होता है ताकि हम अच्छे से जो है संरचना को देख पाएं माइक्रोस्कोप के अंदर, राइट। और 1906 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था तंत्रिका तंत्र की संरचना के ऊपर अच्छे काम के लिए। तो कैमिलो गोल्जी का संबंध जो है गोल्जी उपकरण से है। गोल्जी काय जो हम लोग बोलते हैं, गोल्जी बॉडी बोलते हैं, इन्हीं के सम्मान में नाम रखा गया है। अब पढ़ते हैं अगले कोशिकांग के बारे में, लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के पास एक ही झिल्ली होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2-2 झिल्लियां होती है, केंद्र के पास 2-2 झिल्लियां होती है, लाइसोसोम के पास एक ही झिल्ली होती है। मैंने अभी आपको बताया कि लाइसोसोम के अंदर जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उससे बनाने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, लेकिन पैक करने का काम गोल्जी करता है। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, यानी ये भी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये एब्सेंट है, जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइम को बनाते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, ये तीसरी बार बता रहा हूं कि लाइसोसोम में जो पाचक एंजाइम है उसे बनाती कौन है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और पैक करने का काम गोल्जी करता है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। कोशिका के अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ है तो उसको निपटा देगा, नष्ट कर देगा ये लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली एंजाइम्स होते हैं जो पूरे कोशिका को ही गला सकते हैं, पूरे कोशिका को, यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम, फैट को तोड़ने वाला एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम, सबको तोड़ने वाला एंजाइम जो है लाइसोसोम के पास मौजूद है। जिसे भी तोड़ना है भेज दो लाइसोसोम के पास, तोड़ देगा वो, नष्ट कर देगा वो। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। कोशिका है, कोशिका में ये लाइसोसोम है, ठीक। अब कोशिका के भीतर बाहर से कोई पदार्थ घुस गया, मान लो बैक्टीरिया घुस गया, या फिर कोशिका के ही अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनके कुछ पार्ट्स जो है टूट फूट गए हैं, तो अब वो किसी काम के नहीं रहे हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम अपने एंजाइम से उसको तोड़ ताड़ करके नष्ट कर देता है। बाहर से बैक्टीरिया आ गया तो ये अपना एंजाइम डाल देगा उस बैक्टीरिया पे, उस बैक्टीरिया को ही नष्ट कर देगा, क्योंकि पावरफुल एंजाइम्स हैं इनके पास। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम जो है लाइसोसोम के अंदर भरे पड़े होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। मैंने आपसे कहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड सबको तोड़ने वाले जो एंजाइम्स होते हैं इनके पास मौजूद है। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को
कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है? तो आपसे कहा जा रहा है, देखिए कोशिका के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म चल रहा है, यानी रिएक्शंस हो रही है, कुछ चीजें टूट रही हैं, कुछ चीजें बन रही है। मान लीजिए किसी कारणवश कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर मर जाती है। कोशिका अगर क्षतिग्रस्त हो गई, किसी काम की नहीं बची है अब, या फिर डेड कर गई, मर गई, किसी काम की नहीं बची है अब, तो ये लाइसोसोम जो है ये फट जाएगा। मान लीजिए ये कोशिका है, अब ये किसी काम की नहीं है, ये मर गई है ना, क्षतिग्रस्त हो गई है, तो लाइसोसोम ये फट जाएगा। फटने के बाद क्या है, इसके पास पाचक एंजाइम है, पूरे कोशिका को ही तोड़ ताड़ करके नष्ट कर देगा। यानी जिस कोशिका के अंदर है उसी को नष्ट कर देगा, क्योंकि वो कोशिका अब किसी काम की नहीं है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। खुद जिसमें है उसी में फट गया और कोशिका के साथ साथ सब खत्म, ये भी खत्म, कोशिका भी खत्म। साथ में क्या होता है, बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया तो अपना एंजाइम डाल करके उस बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। कोशिका का है कोई अंगक है जो टूट फूट गया तो उसको भी ये अपने एंजाइम से जो है तोड़ करके नष्ट कर सकता है, उसको डाइजेस्ट कर सकता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, आपसे पूछा जाता है इसके एंजाइम को कौन बनाता है और इसको पैक कौन करता है, और अपशिष्ट निपटाने वाला ये तंत्र है, अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, पावर हाउस है। पावर हाउस में क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ना पावर हाउस में। कोशिका के अंदर ये पावर हाउस है, क्योंकि कोशिका को ऊर्जा जो चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है। भाई कोशिका को अलग अलग काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो एटीपी चाहिए, ये एनर्जी करेंसी जो चाहिए, कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वायवीय श्वसन होता है और उस वायवीय श्वसन में बहुत ही खतरनाक ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा से एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इस एटीपी को खर्च कोशिका करती है अपने अलग अलग काम को करने के लिए। हम जो अपने दैनिक जीवन में काम करते हैं उसके लिए भी जो है हमें ऊर्जा चाहिए होती है ना, वो ऊर्जा जो है हमारे बॉडी के अंदर यही माइटोकॉन्ड्रिया निकाल करके या उत्पन्न करके देता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, दो झिल्लियां होती है केंद्रक के जैसे। यहां पर आप देख सकते हो, एक ये बाहर वाली झिल्ली आपको दिखाई गई है ऐसे, है ना, ये बाहर वाली झिल्ली है, और उसके बाद एक अंदर वाली झिल्ली भी होती है जो ऐसे देखो अंदर मुड़ी हुई है ना, ये जो मुड़ी हुई है ये अंदर वाली झिल्ली है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, जैसे केंद्रक झिल्ली में छेद थे छोटे छोटे, ऐसे ही जो बाहर वाली झिल्ली है ये छिद्रित होती है, जो आपको यहां पर नहीं दिखाया गया है। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है, फोल्डेड होती है अंदर की ओर, है ना, ये अंदर की ओर है ना, फोल्डेड है ना, यहां पर देखो ये फोल्डेड है, ऐसे अंदर की ओर फोल्डेड है, और ये ल्यूमेन है। ये अंदर वाली झिल्ली, ये बाहर वाली झिल्ली, और उसके बीच का स्थान ये है, और ये अंदर का ल्यूमेन है। इस ल्यूमेन में आप ध्यान से देखो तो क्या है, ये देख रहे हो, ये डीएनए है, और ये जो हरे रंग के दाने आपको दिखाए गए हैं ये राइबोसोम है। आगे पढ़ते हैं। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। एटीपी प्रोडक्शन के लिए जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिले। एटीपी प्रोडक्शन के लिए ये जो ऊर्जा मुक्त होती है रासायनिक अभिक्रिया के जरिए, उस रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा, उस रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिले, इसीलिए ये अंदर वाली झिल्ली जो है फोल्डेड होती है। यही चीज आपसे कहा गया है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। एटीपी जो कि एनर्जी करेंसी है, इसके फॉर्मेशन के लिए जो भी केमिकल एक्टिविटीज होती है उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है, भीतर वाली झिल्ली मुड़ करके फोल्ड होकर के। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया
एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं, भाई जीवित रहने के लिए बॉडी में तरह तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसे होती है जहां पर हमें ऊर्जा जो है, हमारे शरीर को, हमारी कोशिका को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। कहां से वो ऊर्जा आएगी? वो ऊर्जा मुक्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल जो है उस केमिकल रिएक्शन में किया जाता है जो कोशिका को चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए, हमारे बॉडी में, राइट। केमिकल रिएक्शन में हमारे बॉडी को जो ऊर्जा चाहिए कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया जो है उत्पादन करके उस ऊर्जा को देगा। ये जो एटीपी है ना, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इस एटीपी का फुल फॉर्म होता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है, इसे ना ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। क्या कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है। जब भी कोशिका को ऊर्जा चाहिए होगी, इसी एटीपी करेंसी को खर्च वो करेगी। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। बॉडी के अंदर नए नए रासायनिक यौगिकों को बनाने के लिए, और हम जो दैनिक जीवन में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप चलते हैं तो आपको ऊर्जा चाहिए, आप खाते हैं, बोलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, इन सारे में आपके बॉडी को ऊर्जा चाहिए। कहां से मिलेगी? तो एटीपी से। एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था, एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। अब जब भी ऊर्जा चाहिए होगी, इस एटीपी को खर्च किया जाएगा। तो एटीपी में क्या है? ऊर्जा स्टोर्ड है, ऊर्जा संचित है। तो खर्च करने का मतलब यही होता है। यहां पर खर्च करने का मतलब क्या होता है कि एटीपी में जो ऊर्जा संचित है ना, उस ऊर्जा को फैच किया जाएगा, उस ऊर्जा को निकाला जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से घोल करके पीना है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है, एक यूनिक कोशिकांग है, यूनिक ऑर्गेनल है, अद्भुत कोशिकांग है, अद्भुत अंगक है, क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। इस संरचना को देखिए आप, इसमें ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है, सॉरी डीएनए दिखाया गया है। ये इसके पास डीएनए है, और ये हरे रंग की जो संरचना है ये राइबोसोम्स है। और राइबोसोम्स जो होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम कोई झिल्ली युक्त संरचना नहीं है, प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, ध्यान से सुनिए, राइबोसोम का काम है प्रोटीन को बनाना। लेकिन प्रोटीन कैसा बनेगा? राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, लेकिन प्रोटीन कैसा बनेगा ये कौन बताएगा? ये डीएनए बताएगा। डीएनए में जानकारी है छिपी हुई कि प्रोटीन कैसा बनेगा। उस जानकारी के अनुसार वो प्रोटीन बनाने का काम ये राइबोसोम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कुछ प्रोटीन ये खुद से ही बना लेता है, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ है डीएनए के रूप में इसी के पास है। प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम कर लेगा। तो भाई कच्चा माल अपने पास है और फैक्ट्री भी अपने ही पास है, तो कुछ प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही बना लेता है। अन्य सारे कोशिकांग को अगर प्रोटीन चाहिए तो न्यूक्लियस पर डिपेंड करना पड़ेगा। न्यूक्लियस में जो डीएनए है वहां से जो है इंफॉर्मेशन आएगा कि प्रोटीन कैसा बनाना है, और फिर राइबोसोम बनाएगा जो कोशिका द्रव्य में है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनके पास तो खुद का डीएनए है, जहां पर यह जानकारी है कि प्रोटीन कैसा बनेगा, और प्रोटीन बनाने वाला मशीन इसी के पास है। तो बहुत सारे प्रोटीन जो है ये खुद से बना लेंगे। पूरी तरह से प्रोटीन के लिए इसे न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे ही जो हरित लवक होता है, या फिर बोल दो जो प्लास्टिड होता है, इस प्लास्टिड के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो दो ऐसे कोशिकांग है कोशिका के अंदर जिनके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग प्लास्टिड के बारे में पढ़ते हैं। इसी की बात मैं कर रहा था कि इसके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है, प्लास्टिड जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन प्लास्टिड है, प्लास्टिड को हम लोग हिंदी में लवक बोलते हैं, है ना, लवक बोलते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दो प्रकार के प्लास्टिड हो गए। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिक है, प्लास्टिक नहीं प्लास्टिड है। यानी ये जो क्रोमोप्लास्ट है इसमें ऐसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो प्लांट को कलर देते हैं, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट में ऐसा कोई पिगमेंट नहीं होता है जो कि कोई विशेष प्रकार का रंग दे, कलर दे। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, और वो क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? क्लोरोफिल अपने आप में एक पिगमेंट है जो कहाँ होता है? इसी क्रोमोप्लास्ट के अंदर होता है। तो जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा, उस क्रोमोप्लास्ट को हम लोग एक स्पेशल नाम दे देंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या सारे क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट है? बिल्कुल है। क्या सारे क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट है? नहीं। जिस क्रोमोप्लास्ट में, देखो क्रोमोप्लास्ट जो है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं कि उनमें कौन सारे पिगमेंट है इसके आधार पर। तो अगर मान लीजिए क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक है जिसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, तो उस क्रोमोप्लास्ट को हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोल देंगे। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना आपको दिखाई गई है। ये अपने आप में प्लास्टिड है, ये अपने आप में क्रोमोप्लास्ट है, और ये अपने आप में क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्यों बोल दिया? क्योंकि इसके पास जो है क्लोरोफिल है। ये देख लो थाइलाकॉइड जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये थाइलाकॉइड जो है इसी के मेम्ब्रेन में, ये भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसके पास भी खुद की झिल्ली है भाई। तो इसी झिल्ली में ये क्लोरोफिल वर्णक जो है धसे होते हैं। ये भी दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। यहां पर देख सकते हो बाहर वाली झिल्ली है, अंदर वाली झिल्ली है, राइट। और यहां पर देखो तो ऐसे संरचनाएं आपको दिखाई गई है ना। ये एक को हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड, ये भी थाइलाकॉइड, ये भी थाइलाकॉइड। ऐसे थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक रख दो तो हम इसे ग्रेनम बोलते हैं। और इस ग्रेनम के अलावा जो भी पार्ट इसके अंदर है इसे हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके थाइलाकॉइड के इस मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल वर्णक तो है ही, लेकिन इसके अलावा ऐसे वर्णक भी है जो भाई पीला और नारंगी रंग देगा। यानी पीले रंग अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। मेनली होते हैं आपके क्लोरोफिल जो कि हरे रंग का वर्णक है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है जो कोई कलर देगा। इसका जो मेन काम होता है वो है स्टार्च को स्टोर करना, फैट को स्टोर करना, तेल को जो कि फैट है, और प्रोटीन को स्टोर करना। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है, ल्यूको का मतलब कलरलेस होता है, वाइट कलरलेस होता है। इसमें कोई पिगमेंट है नहीं जो कलर देगा, तो इसका मेन काम स्टोरेज का होता है। स्टोर क्या करते हैं ये? स्टार्च को, तेल को और प्रोटीन को। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो स्टोमा में स्थित होती है। इसकी बात की जा रही है। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में अंदर की ओर बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं, इसकी बात की जा रही है। ये थैलाकॉइड की बात की जा रही है। बहुत सारी जो है ये थैलाकॉइड्स होते हैं जो कि मैंने आपसे कहा कि झिल्ली वाली परतें हैं। इसी झिल्ली में जो है पिगमेंट्स जो होते हैं, चाहे वो क्लोरोफिल हो चाहे दूसरे रंग के पिगमेंट्स, वो सारे जो है एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम है। तो जो दो अद्भुत अंगक हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ ये प्लास्टिड भी है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट कोशिका और पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में देखने को मिलते हैं, जबकि ये जो है केवल जंतु कोशिका में ही, केवल पादप कोशिकाओं में ही देखने को मिलेगा। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, इसी क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, याद रखिएगा। अगला कोशिकांग है रसधानियां। रसधानियां यानी कि वैक्यूल, है ना, वैक्यूल। रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। एक ऐसा बैग है जिसमें ठोस और तरल दोनों तरह के पदार्थ जो है संचित होते हैं, स्टोर होते हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियां बहुत बड़ी होती है। याद रखिएगा, पादप कोशिका में तो रसधानी को सबसे बड़ा कोशिकांग भी कहा जाता है। कुछ पादप कोशिकाएं तो ऐसी होती है जिसमें रसधानी, टोटल जो कोशिका का आयतन होता है उसका 50 से 90% आयतन तो केवल रसधानी का होता है।
इसीलिए पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग राजधानी को कहा जाता है। जंतु कोशिका में राजधानी छोटी होती है, राइट। पादप कोशिका में राजधानियां बहुत बड़ी होती हैं और राजधानी भी झिल्ली युक्त संरचना है। इसके इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो एक झिल्ली जो है इसके पास होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय राजधानी यानी कि सेंट्रल वैक्यूल की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। राजधानी में कोशिका द्रव्य भरा रहता है जिससे कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। अगर राजधानी में कोशिका द्रव्य अच्छे से भरा हुआ है तो पूरी कोशिका जो है टर्जिड रहेगी और कोशिका को जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम ये राजधानी करेगी। मान लीजिए राजधानी के अंदर का सारा जो मटेरियल है वो बाहर निकल गया तो हम बोल सकते हैं कि पिचक सी जाएगी, तो कोशिका भी थोड़ी पिचक सी जाएगी। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानी में स्थित होते हैं। प्लांट के लिए बहुत सारे आवश्यक पदार्थ होते हैं जो प्लांट के केस में, क्योंकि राजधानी की बात हम लोग मेनली प्लांट में ही करते हैं क्योंकि जंतु कोशिका में तो बहुत छोटी होती है। तो प्लांट के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानी में स्थित होते हैं, यानी इस वैक्यूल में स्टोर्ड होते हैं प्लांट के बहुत सारे यूजफुल सबस्टांस, बहुत सारे पदार्थ जो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी आवश्यक है वो जाकर के स्टोर्ड रहते हैं किसमें, इसी वैक्यूल में। इसमें अमीनो एसिड है, राइट, शर्करा है और ऑर्गेनिक एसिड है और कुछ प्रोटीन है। प्लांट के लिए अमीनो एसिड, शर्करा, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन जैसे आवश्यक पदार्थ इस वैक्यूल में स्टोर्ड होते हैं। एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा की खाद्य राजधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। यहां पर देख लो, ये हम लोगों ने देखा था प्लाज्मा झिल्ली जो है लचीली होती है जिसके कारण ये सीडोपोडिया बना पाता है अमीबा, और ये अमीबा सीडोपोडिया की मदद से इस फूड को कैप्चर करता है, फूड को पकड़ता है और ऐसे देखो यहाँ पर ये फूड वैक्यूल बना लेता है। इसी फूड वैक्यूल में क्या करेगा, ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करेगा और इस फूड को डाइजेस्ट कर देगा, पचा देगा। पचाने के बाद पाचित भोजन को ये अवशोषित कर देगा और जो अपाचित भोजन होगा उसको बाहर निकाल देगा। तो यह है खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका बोल दो, रिक्तिका को हम लोग राजधानी बोलते हैं, रिक्तिका बोल दो या फिर राजधानी बोल दो। तो यह खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल, इसमें क्या है कि फूड है जो इसने कैप्चर करा है, इसमें इसको डाइजेस्ट करेगा। अमीबा के पास एक और वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। मान लीजिए कि जरूरत से ज्यादा अमीबा के अंदर पानी आ गया तो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए उस पानी को बाहर निकालेगा, है ना। या फिर मान लीजिए कोई अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना है तो इसी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू उसको बाहर निकाल देगा। तो फूड वैक्यूल भी होता है फूड के लिए और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट राजधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशिष्ट राजधानियां होती है जो अतिरिक्त जल और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि अमीबा के अंदर भी है। तो ये याद रखेंगे, अमीबा की खाद्य राजधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं और कुछ ऐसे एक कोशिक जीव होते हैं, अमीबा भी इसके अंदर आ जाएगा, जिसमें कुछ खास राजधानियां होती हैं जो एक्स्ट्रा वाटर और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसे बॉडी से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो है सेंट्रल वैक्यूल है। जंतु कोशिका में बहुत छोटी होती है, पादप कोशिका में मैंने आपसे कहा कि 50 से 90% तक आयतन लेता है जो टोटल वॉल्यूम होता है कोशिका उसका। अब आइए कुछ प्रश्न आपसे पूछा गया है इस किताब में जो हम लोग देख लेते हैं। क्या आप दो ऐसे अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि अपना डीएनए होता है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ हम बोलते हैं। तो ये दो कौन से कोशिकांग हैं जिनके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है, बहुत ही यूनिक ऑर्गेनल है। तो एक तो आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा आपने क्या पढ़ा, प्लास्टिड, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा, लाइसोसोम फट जाएगा और पूरे कोशिका को डाइजेस्ट कर देगा। तो लाइसोसोम फट जाएगा, हम बोलेंगे लाइसोसोम फट जाएगा और पूरा कोशिका जो है पच जाएगा।
लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं यदि किसी कारणवश कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो लाइसोसोम फट जाता है और पूरी कोशिका को पचा देता है, तो इसीलिए हम इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिससे राइबोसोम्स चिपके होते हैं। यहां देख लीजिए जंतु कोशिका और यहां है पादप कोशिका। जंतु कोशिका में देखो आपको दिखाया गया है तारक केंद्र जो कि एब्सेंट है, इधर आपको नहीं मिलेगा। पादप कोशिका में आपको हरित लवक दिखाया गया है जो कि प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट का ही एक टाइप है हरित लवक। ये प्लास्टिड एब्सेंट है यहां पर, ठीक है, ये प्लास्टिड जो है एब्सेंट है यहां पर। यहां पर देखो तो आपको ये नहीं दिखाया गया है, राजधानी नहीं दिखाया गया है क्योंकि बहुत ही छोटी होती है। पादप कोशिका में एक बड़ी सी राजधानी आपको यहां पर दिखाया गया है ना, एक बड़ी सी राजधानी जो है यहां पर आपको दिखाया गया है, राइट। अच्छा, पादप कोशिका में देखो कोशिका भित्ति आपको दिखाई गई है जबकि कोशिका भित्ति यहां पर नहीं है, समझे आप? ये आप ध्यान में रखिएगा, तारक केंद्र केवल जंतु कोशिका में है, पादप कोशिका में नहीं है। ये जो कोशिका भित्ति है पादप कोशिका में है, जंतु कोशिका में नहीं है। हरित लवक जो है पादप कोशिका में है, जंतु कोशिका में नहीं है। बाकी आप सब देख सकते हो, लाइसोसोम है, दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चाहे चिकनी हो चाहे खुरदरी हो, दोनों में आपको देखने को मिलेंगे, राइट, दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपको दोनों में देखने को मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इधर कहाँ है? यहां है, राइट। राइबोसोम तो हर कोशिका में है, बैक्टीरिया के कोशिका में भी है राइबोसोम। प्लाज्मा झिल्ली तो भाई दोनों में होनी ही है, केंद्रक झिल्ली दोनों में होनी ही है, गोल्जी उपकरण दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। प्लाज्मा झिल्ली है, गोल्जी उपकरण है ना, केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक आपको दोनों में देखने को मिल जाएंगे। कोशिका द्रव्य के बिना तो कोई कोशिका हो ही नहीं सकती है, तो कोशिका द्रव्य तो होंगे ही, राइबोसोम भी है यहाँ पर। बस एब्सेंट क्या है, अंतर क्या है? अंतर यही है कि जो तारक केंद्र है केवल जंतु कोशिका में है, पादप कोशिका में नहीं है, और जो हरित लवक है, हरित लवक जो है ये केवल पादप कोशिका में है, और यहां पर कोशिका भित्ति के बारे में भी आप ध्यान में रखेंगे कि जंतु कोशिका में नहीं है। यह अंतर आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा कोशिकांग किसमें है किसमें नहीं है। अब हम लोग अपने आखिरी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और यह है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन, विभाजन का मतलब आप जानते हो, बट जाना, कोशिका बट जाती है। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये त्वचा है, ये त्वचा जो है कभी कभी ऐसा होता है कि घिस जाती है, घिसने के बाद जो है थोड़ा सा यहाँ पर घाव वगैरह भी हो जाता है, यहाँ की कोशिकाएं मर जाती है। फिर धीरे धीरे त्वचा जो है यहाँ पर रिपेयर हो जाती है, त्वचा जो है यहाँ पर पहले जैसी कुछ हो जाती है। कैसे हो पाता है? कोशिका विभाजन के कारण हो पाता है। मान लीजिए यहाँ की जो त्वचा है ये मर गई, यहाँ की जो कोशिका है ये मर गई, मान लीजिए यहाँ की कोशिका मर गई, यहाँ पे घाव हो गया। धीरे धीरे क्या होता है, आसपास की जो कोशिकाएं होती है वो विभाजित होकर के बहुत सारी नई कोशिकाएं बनाती है, और जो कोशिका यहाँ पर मर गई है उसका स्थान ले लेती है, तो वापस से कोशिका जो है पहले जैसी ही हो जाती है। तो कोशिका विभाजन इसलिए जरूरी है। अगर आप पुरुष है तो आपके अंदर जो शुक्राणु बनता है, अगर आप महिला है तो आपके अंदर जो अंडाणु बनता है वो भी कोशिका विभाजन से ही बनता है। तो पुरानी कोशिकाओं को रिप्लेस करना है। कोशिका अगर मर गई है या फिर क्षतिग्रस्त हो गई है तो वहां पर नई कोशिका चाहिए, तो उसके लिए भी कोशिका विभाजन जो है जरूरी है। और युग्मक बनाने के लिए, शुक्राणु और अंडाणु बनाने के लिए कोशिका विभाजन होता है। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। तो जो नई कोशिका बनी है, चाहे वो शुक्राणु है, अंडाणु है, या फिर पुरानी कोशिकाओं को रिप्लेस करने के लिए, मरी हुई कोशिका को रिप्लेस करने के लिए जो नई कोशिका बनी है वो कैसे बनी है? तो कोशिका विभाजन से बनी है। तो नई कोशिका जिस प्रक्रिया से बनती है उसे हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं।
नई कोशिका पुरानी कोशिका के विभाजन से ही बनती है, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था 1855 में। अब ये जो कोशिका विभाजन है ये दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन जिसे यहाँ पर केवल सूत्री विभाजन कहा गया है, और अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन के दो टाइप्स हैं, समसूत्री विभाजन जिसे यहाँ पर केवल सूत्री विभाजन लिखा गया है, अर्धसूत्री विभाजन। आपने सुना होगा माइटोसिस और एक और होता है मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस ये दो टाइप्स हैं किसके, सेल डिवीजन के। सेल डिवीजन के कोशिका विभाजन के दो प्रकार होते हैं, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन और मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर केवल शुक्राणु बनाने या फिर ऐसे बोलो युग्मक बनाने वाली जो कोशिका होती है केवल वही एकमात्र है जो अर्धसूत्री विभाजन करती है। अगर आप पुरुष हैं तो आपके बॉडी में केवल शुक्राणु बनाने वाली जो कोशिका है ना, केवल वही अर्धसूत्री विभाजन करेगी। बाकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं जो विभाजित होती है वो अर्धसूत्री, माफ करिएगा, समसूत्री विभाजन करती है। अगर आप महिला है तो आपके बॉडी में केवल अंडाणु बनाने वाली कोशिका ही मियोसिस करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। बाकी सारी कोशिका जो है समसूत्री विभाजन करती है। तो यहां पर जो नई कोशिका बनी है घाव को भरने के लिए, त्वचा को ठीक करने के लिए, कौन सा विभाजन हुआ वहां पर, कौन सा विभाजन हुआ यहां पर, समसूत्री विभाजन। याद रखिए, जो स्पर्म है और जो अंडाणु है इसको बनाने के लिए भी कोशिका विभाजन होता है। ठीक, इसको बनाने के लिए भी कोशिका विभाजन होता है। मान लीजिए ये कोशिका है, ये कोशिका विभाजित होकर के स्पर्म बनाती है, ये कोशिका विभाजित होकर के ओवम बनाती है, अंडाणु बनाती है। बस यहां पर मियोसिस होगा, इसके अलावा कहीं पर भी मियोसिस नहीं होगा। अर्धसूत्री विभाजन इसके अलावा बॉडी में कहीं पर भी नहीं होता है। हम आप दुनिया के सारे जीव एक टाइम पर मात्र एक कोशिका ही होते हैं, एक कोशिका होते हैं, फिर ये कोशिका विभाजित होती है, ऐसे बार बार कोशिका का विभाजन होता है। ये जो विभाजन होता है, एक कोशिका से हम लोग जो बहुत कोशिका बनते हैं, पूरा ऊतक बनता है, अंग बनता है, अंगतंत्र बनता है, सब में जो है समसूत्री विभाजन होता है। मैंने आपसे कहा, अच्छे से याद रखो, केवल इसी काम के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, नहीं तो बाकी सारे कामों के लिए समसूत्री विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका जिसे मातृ कोशिका यानी कि जनक कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका यानी कि जनक कोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतक के मरम्मत में सहायता करती है। हम एक कोशिका से आज इतने बड़े हो गए हैं इसी समसूत्री विभाजन के कारण। अगर मान लो कोई टिश्यू है डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करना है तो समसूत्री विभाजन ही होगा। समसूत्री विभाजन जब होता है तो अंत में दो कोशिकाएं बनती हैं। यह समसूत्री विभाजन को आपको दिखाया गया है। देखो, एक कोशिका है यहां पर जो जनक कोशिका है, इसमें कितने गुणसूत्र हैं, 4 हैं। यहां पर ध्यान से देखो, 1 2 3 4, ये एक गुणसूत्र, ये 2, ये 3, ये 4 गुणसूत्र है। यह जनक कोशिका है, समसूत्री विभाजन हुआ, 2 नई कोशिका बन गई, इसे हम लोग संतति कोशिका बोलेंगे। और ध्यान दो, यहां पर 4 गुणसूत्र है, तो जो नई कोशिका 2 बनी है इसमें भी 4 ही गुणसूत्र है, 4 गुणसूत्र है। तो समसूत्री विभाजन में 2 नई कोशिका बनती है जो संतति कोशिका कहलाती है, और गुणसूत्र की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि जनक कोशिका में होती है। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और हमारे बॉडी के अंदर अधिकांश जो कोशिका विभाजन हो रहा है वो समसूत्री विभाजन ही हो रहा है, केवल इस काम के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है। जंतु हो, पादप हो, उनमें जो प्रजनन अंग होते हैं उनमें जो युग्मक बनते हैं उसके लिए भी कोशिका विभाजन होता है। ठीक, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है, इस युग्मक की बात की जा रही है। जैसे शुक्राणु है, अंडाणु है, उनमें निषेचन होता है और संतति जो है उत्पन्न होते हैं, यानी कि बच्चे पैदा लेते हैं।
यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, जिसमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती है। इस वाले में 2 नई कोशिकाएं बनी हैं, 2 नई कोशिकाएं बनती हैं। इस वाले में अंत में जाकर के 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। ये विभाजन कब होगा? जब युग्मक बनाना होगा तब होगा। जैसे यहां पर देखो, ये जनक कोशिका है, इसमें कितने गुणसूत्र है? 4 गुणसूत्र है। इसमें 2 बार विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन 1, इसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस 1। अर्धसूत्री 1 जब होगा, यानी मियोसिस 1 जब होगा, तब गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आधी हो जाएगी। 2 बार विभाजन होता है ना, तो पहले ही विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। यहां पर 4 गुणसूत्र है, अब यहां पर 2 ही गुणसूत्र है। ये देखो, पहले 2 कोशिका का निर्माण हुआ, एक यहां पर और एक यहां पर। यहां पर 2 क्रोमोसोम्स हैं, यहां पर भी 2 क्रोमोसोम्स हैं, जबकि यहां पर 4 क्रोमोसोम्स हैं। तो 4 गुणसूत्र पहले थे, मियोसिस 1 हुआ, तो जो 2 नई कोशिका बनी उसमें अब गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई है। वापस से इनका विभाजन होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मियोसिस 2 बोलेंगे, मियोसिस 2 बोलेंगे। अब इससे 2 नई कोशिका बनेगी, इससे भी 2 नई कोशिका बनेगी, लेकिन इस बार गुणसूत्र की संख्या आधी नहीं होगी। तो देखो, जनक कोशिका में 4 गुणसूत्र और संतति कोशिका अंत में जो है 4 बने, गुणसूत्र की संख्या सारे में आधी हो चुकी है। तो जो कोशिका शुक्राणु यानी कि स्पर्म बनाती है उससे हम लोग स्पर्म मदर सेल बोलते हैं, स्पर्म मदर सेल बोलते हैं। शुक्राणु बनाने वाली कोशिका को हम लोग स्पर्म मदर सेल बोलते हैं। इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पहले ये कोशिका ऐसे विभाजित होती है, इसे हम लोग मियोसिस 1 बोलते हैं। गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, 23 हो जाती है। अब वापस से ये कोशिका ऐसे विभाजित होती है, लेकिन इस बार मियोसिस 2 जो होता है, यानी जो दूसरा वाला विभाजन होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी नहीं होती है। यानी मियोसिस 2 जो है समसूत्री विभाजन जैसा ही है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो शुक्राणु बनाने वाली कोशिका होती है, अंत में जाकर के 4 शुक्राणु जो है बनाती है। ठीक है, 4 शुक्राणु जो है बनाती है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ऐसे 4 शुक्राणु बना करके दिखा देते हैं। ठीक है, और इन शुक्राणुओं के पास जो है 23 गुणसूत्र हैं। ऐसे ही अंडाणु के केस में होता है, लास्ट में जो है 4 अंडाणु का निर्माण होता है, जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं यानी कि जनक कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। अब आइए, किताब में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन सारे को देख लेते हैं। पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करें। देखिए, पादप कोशिकाएं जो होती है, इनमें कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। राइट, पादप कोशिकाओं में राजधानी बड़ी होती है, जबकि इसमें छोटी होती है जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में लवक होता है, इसमें नहीं होता है जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में तारक केंद्र होता है, पादप कोशिका में नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है आप अंतर लिख सकते हो। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्र का अभाव होता है और साथ ही झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्र के साथ साथ झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हो अंतर। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए, यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? देखिए, गोल्जी उपकरण अगर नहीं होगा तो क्या होगा? लाइसोसोम का जो एंजाइम बनता है उसको पैक नहीं किया जाएगा। ईआर जो प्रोटीन बनाती है, जो लिपिड बनाती है, गोल्जी का उसको पैक करके जहां जहां भेजना होता है वहां वहां भेजा जाता है। तो जहां पर प्रोटीन चाहिए, जहां पर लिपिड चाहिए, वहां पर प्रोटीन नहीं पहुंचेगा, वहां पर लिपिड नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे में क्या होगा? कोशिका को फंक्शन करने में प्रॉब्लम होगी और कोशिका जो है वो मर भी सकती है। समझ में आया? गोल्जी उपकरण का काम होता है चीजों को पैक करके भेजना, प्रोटीन को पैक करके भेजना, लिपिड को पैक करके भेजना। जो साधारण शर्करा है उसको जटिल शर्करा में कन्वर्ट करना, ये सारे काम होते हैं। सारे काम बंद हो जाएंगे। प्रोटीन को जहां भेजना चाहिए वहां पर नहीं भेजा जाएगा, लिपिड को जहां भेजना चाहिए वहां पर नहीं भेजा जाएगा।
कुछ पदार्थ को कोशिका के बाहर भेजना होता है, वो भी नहीं भेजा जाएगा क्योंकि गोल्जी उपकरण नहीं है। तो ये सारे फंक्शंस जो है वो डिस्टर्ब होंगे, तो कोशिका जो है फाइनली डेड कर जाएगी। कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि श्वसन प्रक्रिया में यहाँ पर ऊर्जा बहुत ही ज्यादा मात्रा में मुक्त होती है और वो ऊर्जा जो है इस्तेमाल किया जाता है कोशिका के द्वारा अलग अलग रिएक्शंस में। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है और प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा अपना भोजन जो है एंडोसाइटोसिस से प्राप्त करता है। फूड वैक्यूल में फूड को लेता है, उसको डाइजेस्ट करता है। परासरण क्या है? बहुत बार बता चुका हूं। जल अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाता है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से, तो उसी को हम लोग परासरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो, इन चारों को खोखला करो जिससे कि आलू के कप बन जाए। आपको क्या करने हैं? 4 आलू के टुकड़े लेने हैं। एक आलू का टुकड़ा ये है, जैसा आपको यहां पर दिखाया गया है। मान लीजिए ये एक आलू का टुकड़ा, एक पूरा आलू था, उसको बीच से ऐसे काट दिया, एक टुकड़ा बना, उसको बीच से खोखला कर देना है, चाकू से बीच वाले मटेरियल को निकाल देना है। ठीक, 3 टुकड़ा लेंगे आप कच्चा आलू का और 1 टुकड़ा लेंगे आप उबले हुए आलू का, यानी एक जो आलू का कप होगा वो उबले हुए आलू का होगा, बाकी 3 जो है कच्चे आलू का कप होगा। तो सबसे पहले आलू को क्या करना है? छील लेना है। छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो, इन चारों को खोखला करो जिससे कि आलू का कप बन जाए। इनमें से 1 कप को उबले आलू में बनाना है। उबला आलू का 1 कप होना चाहिए और 3 कच्चे आलू का होना चाहिए। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। देखो ये एक बर्तन है, इसमें जल है, 4 आलू का कप है, इसमें से 1 कप जो है उबले आलू का है, ऐसे रख दिया गया है। और देखो कप ए को खाली रखा गया है, ये कप ए है, इसको खाली रखा गया है। कप बी में 1 चम्मच चीनी डाला गया है, कप सी में 1 चम्मच नमक डाला गया है और ये जो कप डी है इसमें 1 चम्मच चीनी डाला गया है। आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात उनका अवलोकन करो तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। ऐसे आपको करके 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। ठीक, इसमें पानी है, ये सब क्या है? पानी है। 2 घंटे के लिए छोड़ दो, उसके बाद आइए और इस प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बी तथा सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया, इसका वर्णन करो। ये जो बी है और ये सी है, इसमें जल भर जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखो कप के बाहर क्या है? जल ही जल है। कप के भीतर क्या है? केवल विलय पदार्थ है। तो जल कहां जाता है? विलय के उच्च सांद्रता की ओर जाता है। इस जल में तो विलय पदार्थ है ही नहीं, विलय पदार्थ तो इस कप के भीतर है। तो जल जो है परासरण द्वारा जो है इस कप के भीतर चला जाएगा, विलय के उच्च सांद्रता की ओर चला जाएगा, या फिर बोल सकते हो जल की सांद्रता कप के बाहर ज्यादा है, कप के भीतर कम है, तो इसीलिए जल अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाएगा और कप में जल भर जाएगा। ए आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ए आलू को भाई क्यों लिया गया है, खाली छोड़ दिया गया? कंपेयर करने के लिए कि बी और सी में जो हो रहा है क्या ए में हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस कंपेयर, तुलना करने के लिए कि ए से कैसे अलग है ये सारे, ए से कैसे अलग है ये सारे। ए में जो है पानी नहीं भरेगा, ठीक ना, ए में अंदर में कुछ है ही नहीं, ठीक, तो पानी जो अंदर जाएगा वो फिर बाहर निकल भी जाएगा, बस तुलना करने के लिए। ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करो। देखो डी में भी खाली है, ए में भी खाली है। डी में ना परासरण होगा ही नहीं, डी वाले में परासरण होगा नहीं क्योंकि हमने उबाल दिया है। तो इन सारे में कोशिका झिल्ली जो थी वो बची हुई थी परासरण के लिए, इसको उबाल करके कोशिका झिल्ली को पूरी तरह से हमने नष्ट कर दिया है। और आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो परासरण की प्रक्रिया है उसमें जल का अवशोषण केवल जीवित कोशिका में ही हो पाता है। तो यहाँ पर जो भी कोशिकाएं थी सबको उबाल करके हम लोगों ने मार दिया है, प्लाज्मा झिल्ली की ऐसी की तैसी हम लोगों ने कर दी है। तो परासरण जो है यहाँ पर नहीं होगा, इसीलिए इसमें चीनी होते हुए भी पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। यहां पर चीनी है बी में तो पानी अंदर चला गया, भर गया ये कप, लेकिन यहां पर नहीं भरेगा क्योंकि परासरण की प्रक्रिया जो है इस वाले केस में नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है तथा इसका औचित्य बताइए। तो कायिक वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए
कोशिका विभाजन कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है। युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? इस विभाजन का महत्व बताइए। शुक्राणु बनना है, अंडाणु बनना है तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। शुक्राणु और अंडाणु जो बनते हैं उनका संलयन होता है तो उसे हम लोग लैंगिक जनन बोलते हैं। और लैंगिक जनन जब होता है उससे जो संतति उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक से क्या होते हैं कि भिन्न होते हैं। यानी जनक और संतति में जो है वेरिएशन होता है। आपने पढ़ा होगा ना कि जो अलैंगिक जनन होता है, या हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लैंगिक जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, यानी युग्मक शुक्राणु और अंडाणु ये आपस में फ्यूज नहीं करते हैं, तो जो संतति उत्पन्न होते हैं बिना फ्यूजन का वो संतति अपने जनक के समान होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं दिखने में, है ना, बाहर से दिखने में और आनुवांशिक रूप से भी। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है उसमें शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन होता है और उससे जो संतति पैदा होते हैं ना, बच्चे जो पैदा होते हैं वो अपने माँ बाप से आनुवांशिक रूप से थोड़े भिन्न होते हैं। राइट, यानी कि आनुवांशिक विविधताएं आती है लैंगिक जनन के कारण। लैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन होता है और वो शुक्राणु और अंडाणु कैसे बनता है? इसी अर्धसूत्री विभाजन के कारण बनता है। तो अर्धसूत्री विभाजन से जो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है ना, उसके कारण आनुवांशिक विविधताएं आती है। इस विभाजन के समय ही क्या होता है कि एक्सचेंज कुछ ऐसा होता है जिसके कारण जो ये शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं उसी क्रम में कुछ चेंजेस जो है डीएनए में हो चुका होता है, जिसके कारण जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें हमें नए नए कुछ लक्षण जो है देखने को मिलते हैं जो उनके पेरेंट्स से, जनक से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। तो आपसे कभी पूछा जाता है कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विविधताएं क्यों आती है, तो मेन कारण यही है अर्धसूत्री विभाजन के कारण। अर्धसूत्री विभाजन जब होता है ना तो उस समय डीएनए एक्सचेंज होता है, जिसके कारण जो बच्चे पैदा होते हैं उनके डीएनए उनके माँ बाप से थोड़े से चेंज हो जाते हैं और इसी कारण उनके अंदर थोड़े नए गुण हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि बच्चे में जो है नए गुण देखने को मिलते हैं। आप अपने माता पिता से बिल्कुल सेम नहीं है, जो कुछ भी आपके और आपके माता पिता में अंतर है वो इसी के कारण अंतर है कि डीएनए एक्सचेंज हो चुका था कब? जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ था तब। तो यही महत्व है कि आनुवांशिक विविधताएं आती है अर्धसूत्री विभाजन के कारण। अब आइए हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो पूछे गए थे रेलवे के एग्जाम में इस चैप्टर से। कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्ति गृह होता है? पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह पर डैश नामक कण जुड़े होते हैं। क्योंकि इसकी सतह पर क्या जुड़े होते हैं? राइबोसोम जुड़े होते हैं, जिसके कारण ये खुरदरी दिखाई पड़ती है। पादप कोशिकाओं के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पादप कोशिका में एक कोशिकांग होता है जो कि जंतु कोशिका में नहीं होता है, उससे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। अधिकांश परिपक्व पादप की कोशिकाओं में एक डैश होता है जो कोशिका की स्फीति यानी टर्जिडिटी को बनाए रखने और अपशिष्ट सहित महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने में मदद करता है। यानी एक ऐसा कोशिकांग है जो पादप के अंदर महत्वपूर्ण पदार्थों को भी स्टोर करता है, अपशिष्ट पदार्थों को भी स्टोर कर सकता है कुछ कोशिकाओं में, और स्फीति और दृढ़ता जो है प्रदान करने का काम ये कोशिकांग करता है। समझ में आ गया होगा आपको, ये क्या है? रसधानी। महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे कि अमीनो एसिड है, शर्करा है, प्रोटीन है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इन सारे को स्टोर करने का काम ये रसधानी करती है। कुछ कोशिकाओं में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको स्टोर करने का काम करती है। टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम जो है रसधानी करती है। ठीक, सी हमारा राइट आंसर। कौन सा अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? यानी इनके सतह पर जो है कुछ पदार्थों का निर्माण भी होता है, जैसे कि लिपिड है, प्रोटीन है, ठीक, और पदार्थ को कोशिका के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए एक रास्ता भी जो है देता है। तो ये अंतर्द्रव्यी जालिका है। अंतर्द्रव्यी जालिका परिवहन के लिए मार्ग, नलिकाकार मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। पदार्थ के बनने के लिए ये मेनली प्रोटीन और लिपिड ही होते हैं, हम लोगों ने देख लिया था। SCR पे लिपिड और RER पे प्रोटीन।
लवक और सूत्रकणिका में क्या समानताएं हैं? लवक और सूत्रकणिका ये दोनों जो है खास तरह के कोशिकांग हैं जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। दोनों में अपना अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, यही दोनों में कॉमन है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोनों का काम तो अलग अलग है। इसका काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना और इसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। कोशिकांगों का उनके संबंधित कार्यों से मिलान कीजिए। इधर कोशिकांग है, इधर कार्य है। कोशिका भित्ति है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी उपकरण है। किसी भी बाहरी पदार्थ और घिसे पिटे कोशिकीय घटकों को पचाता है, ये किसका काम है? लाइसोसोम का है। तो 2 के साथ ए जाना चाहिए, 2 के साथ ए जाना चाहिए, ये कट जाएगा, इसमें डी है, इसमें बी है, कट जाएगा, इसमें सी है, ये भी कट जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। पादप को उनकी संरचनात्मक ताकत देता है, ये काम किसका है? कोशिका भित्ति का है। कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। प्रोटीन निर्माण में शामिल मुख्य स्थल, तो राइबोसोम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगे होते हैं जहां पर प्रोटीन बनता है। लाइसोसोम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होता है उसको बनाने का काम तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, लेकिन उसको पैक करने का काम जो है गोल्जी उपकरण करता है। तो ये लाइसोसोम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। जहां जहां राइबोसोम है वहां वहां प्रोटीन बनेगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? 2 कोशिकांग आपको याद रखने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक यानी कि प्लास्टिड। डैश एक गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। डीएनए क्रोमेटिन के रूप में होता है जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है। वही क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम बन जाता है जब कोशिका विभाजित होने को आती है, तो डीएनए हो जाएगा। डीएनए एक गैर विभाजित कोशिका, ऐसी कोशिका जो विभाजित नहीं हो रही है, उसमें क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार के, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन 2 बार होता है, लेकिन डीएनए का कॉपी जो है एक ही बार बनता है, इसीलिए अंत में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, क्योंकि डीएनए का जो अमाउंट है वो आधा हो जाता है, इसीलिए। तो हम बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। इसी के जरिए स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है और एग बनता है, ओवम बनता है। महिलाओं में अंडाणु बनता है। तो इसी के साथ ये पार्ट 3 हमारा समाप्त होता है और इस पार्ट 3 के साथ ये कोशिका चैप्टर जो कि बायो का पहला चैप्टर है, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक लाइक तो बनता है अगर आपको अच्छा लगा है तो। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।